सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिवेद आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम प्री मेंटोरशिप से। प्री मेंटोरशिप का डे हमारा 24, जिसके अंतर्गत GS4 में आपको पढ़ना है सिटीजन चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौती। GS पेपर 2 में पढ़ना है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित जो सामाजिक क्षेत्र सेवाएं हैं उनका विकास और प्रबंधन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको। आपके लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसमें पिछले 30 वर्ष के जो PYQ हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है कि चुनाव में वोट चोरी यानी मतदाता सूची वहाँ पे फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। और इस पे क्या चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया रही है। तो देखिए, आरोप और प्रतिक्रिया की शुरुआत कैसे होती है। तो जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे उसमें मतदाता सूची में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने जब मतदाता सूची की छानबीन की तो पाया कि बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कई निर्वाचनिक क्षेत्रों में दोहराए गए, फर्जी पत्ते दिए गए और गलत या अवैध फ़ोटो जमा किए गए। तो इसके विरुद्ध जो कर्नाटक के CEO हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी है वो शपथ पत्र के साथ प्रमाणित करें। तो चुनाव आयोग की सार्वजनिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं। तो उनका कहना है कि चुनाव आयोग का कि अगर ये आरोप है सत्य हैं तो जो राहुल गांधी है वो 1960 के जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल है उसके अनुसार शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दें। अगर लेकिन यहाँ पे कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, इस एक्ट के तहत, इन रूल के तहत अगर गलत होता है ये शपथ पत्र तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 31 है उसके तहत इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके लिए उन्हें 1 वर्ष तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जो झूठा बयान है वो न्यायिक कार्रवाई में है तो उस संदर्भ में भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें उनको 7 वर्ष की जेल हो सकती है, और गैर न्यायिक मामले हैं तो 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। वहीं इलेक्शन कमीशन की कुछ तकनीकी सफाइयाँ भी दी गई हैं। तो एक इलेक्शन कमीशन अधिकारी, उनका कहना है कि जो राहुल गांधी के आरोप लगाए गए हैं वो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी सब जगह पे चल रहा है, स्पेशली बिहार में चल रहा है ना, तो उसको क्या ठहराता है, ये उचित ठहराता है कि जो भी गलत चीज़ें हैं उनको दूर किया जा सके। इसके अलावा उनका कहना है कि जो कई मतदाताओं का समान पता है उसके भी कई कारण हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं उनमें स्पष्ट वार्ड, गली या मकान नंबर नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें क्या दे दिया जाता है, काल्पनिक पत्ते। दूसरा है कि ये प्रक्रिया बहुत पहले भी अपनाई जाती रही है, नई चीज़ नहीं है। इसके बाद में आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया है, वहाँ पे सड़क परियोजनाओं की धीमी प्रगति। तो इस पे एक संसदीय जो स्थायी समिति है उनके द्वारा चिंता जाहिर की गई है। देखिए, ये सिर्फ किस पे दर्शा रहा है, सड़क परियोजना को दर्शा रहा है, लेकिन इसी के पॉइंट आप अन्य जो आंसर लिख रहे हो, स्पेशली वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में जो विकास कार्य होते हैं वहाँ पे क्या क्या इशू हैं, इन्हीं को आप कोट कर सकते हैं। तो मूल विषय क्या है कि जो वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसकी प्रगति है वो काफ़ी धीमी है। तो यहाँ वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। तो ये किसके अंतर्गत है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2016 में शुरू की गई थी। इसकी ये थी कि 2020 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन मार्च 2025 तक इसको फिर बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब भी नहीं हुआ है। तो इसमें चुनौतियाँ और समाधान क्या है, देखिए बाधाएँ क्या है। देखिए, इन्हीं को आप यूज कर सकते हैं कि वहाँ पर विकास कार्य क्यों नहीं होते हैं। एक है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, दूसरा है कि वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जो भूभाग है वो काफ़ी कठिन है। तो समाधान क्या हो सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग हो, विभिन्न जो इकाइयाँ हैं, हितधारक हैं, उनके बीच मजबूत समन्वय होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा समिति का एक सुझाव ये भी है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी सीमा सड़क संगठन, वो इन क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित जो पेशेवर हैं उनको शामिल किया जा सकता है, ताकि जो उग्रवाद और संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे वो बेहतर काम कर सकें। तो अगर हम एरिया का देखें तो देखिए, जो पहले था लाल कॉरिडोर बोलते हैं इसको, तो लाल कॉरिडोर था पहले बहुत ज़्यादा विस्तृत था। जैसे 2013 का जो पहला शुरुआत वाला देखेंगे
तो इसमें देखिए एरिया आपको हर जगह पे मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी एरिया थे जहाँ पे इसका विस्तार था, लेकिन सरकार के प्रयासों से क्या हुआ कि 2025 अप्रैल में जो पहले 182 डिस्ट्रिक्ट में था, कितने डिस्ट्रिक्ट में, 182 डिस्ट्रिक्ट में, अब कितना सिमट के रह गया है, सिर्फ 18 में। तो सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जारी है। तो देखिए सरकार का कहना है कि वो 31 मार्च 2026 तक इसको पूर्णतः ख़त्म कर देंगे। तो ये अभी यहाँ पे सीमित हो गया है, ये आपको याद रखना है। ये मेंस में आप डायरेक्टली अगर मैप बनाते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है आंसर। अब बात करते हैं ईडी और इसमें सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई क्यों है। देखिए एक मामला था विजय मदन लाल चौधरी केस 2022 का। तो उनकी एक याचिका थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पीएमएलए है, प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंतर्गत ईडी है, उसकी शक्तियों को बरकरार रखा, लेकिन उसने बहुत सारी टिप्पणियां भी की। तो उन्होंने कहा है कि जो आप एक अपराधी की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून की सीमाओं में रह के कार्य करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और दूसरा कहा है कि कानून लागू करना और कानून का उल्लंघन करना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो ये इशू हैं किसके साथ, ईडी के साथ। तो न्यायालय की चिंता क्या है कि जांच है वो लंबी होती है, सज़ा बहुत कम मिलती है। तो इस संदर्भ में आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2015 से 25 के बीच लगभग 5000 प्लस जांच रिपोर्टें दर्ज हुई, लेकिन सज़ा कितनी मिली, सिर्फ 10% को, यानी 10% भी नहीं। तो सज़ा की दर है वो काफ़ी कम है। और इसके अलावा उनको 5 से 6 वर्षों के लिए हिरासत में रखा जाता है और अंततः क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए जवाबदेह कौन होगा। तो इससे क्या ईडी की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचता है। तो जांच में देरी का कारण क्या बताया गया है। देखिए जो ईडी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो प्रभावशाली आरोपी होते हैं वो बहुत सारी याचिकाएं दायर करते हैं, जिससे क्या होता है जो जांच अधिकारी है उसको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इससे जांच में देरी होती है। तो आप जो सामान्य रूप से भी अगर कोई केस मामला आता है कि पेंडिंग क्यों है सब केस मामले न्यायालयों में, तो यहाँ पे एक ये लिख सकते हैं कि प्रभावशाली आरोपी होते हैं वो कई याचिकाएं दायर करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक केस में तो 47 याचिकाएं दाखिल हुई। तो इससे क्या होता है कि जो जांच है वो समय पे नहीं हो पाती है। इसके अलावा तकनीकी और वैश्विक चुनौतियां भी बताई हैं उन्होंने कहा कि अपराधी हैं वो बहुत चतुर हो गए, टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी उन्नत हो गए हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि अगर हम जांच के शुरुआती चरण में सबूत साझा करना मतलब प्रयास करेंगे तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं भी हैं। जो भी भ्रष्ट गतिविधि करता है वो क्या मुख्य आरोपी होते हैं वो यहाँ से भाग के कहाँ चले जाते हैं, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड या फिर केमेन आइसलैंड, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे छोड़ना भी उनको संभव नहीं होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी जांच में बाधा बनती है। एक दूसरा मामला था आर्थिक अपराधों से वसूली। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से लगभग 23,000 करोड़ रुपए की राशि बरामद की और जिसे पीड़ितों में वितरित किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिर सज़ा दर कम क्यों है। तो उनका कहना है कि देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें व्यापक समस्याएं हैं, जिसके कारण देरी होती है। तो सीजीआई ने टिप्पणी की है कि भले ही सज़ा न हुई हो परंतु आपने आरोपियों को वर्षों तक बिना ट्रायल जेल में रखा है, जैसे 5-6 साल तक बिना ट्रायल उनको जेल में रखा जाता है, तो ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जो टोपरा किला है यमुनानगर हरियाणा में, वहाँ पे 3500 साल पुरानी बस्ती के अवशेष बरामद हुए हैं। तो देखिए हरियाणा है, वहाँ पे यमुनानगर में मौर्यकालीन बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके लिए जनवरी 2025 में जो आईआईटी कानपुर है उसके द्वारा ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार सर्वेक्षण किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जो भी भूमिगत संरचना और ऐतिहासिक महत्व के संकेत हैं उनका पता लगाना। तो यहाँ पे क्या प्रमुख खोजें हुई हैं। तो देखिए वहाँ पे काफ़ी पुरातात्विक वस्तुएं और अवशेष मिले हैं, जैसे चित्रित धूसर मृदभांड, काले लाल मृदभांड, मुद्रांकित बर्तन मिले हैं, ढाले हुए ईंट, मनक्के, अन्य सांस्कृतिक सामग्रियाँ। संरचनात्मक अवशेष क्या मिले हैं। तो वहाँ पे दीवारें, चबूतरे, कमरे जैसी संरचनाएं मिली हैं, गुंबदाकार संरचना मिली है
जो बौद्ध स्तूप होने की संभावना बताता है। बात करते हैं ऐतिहासिक अनुमान और महत्व है। देखिए, स्थान की अनुमानित तिथि जो अभी लगाई गई है वो लगाया गया है करीब 1500 ईसा पूर्व है, यानी लगभग 3500 साल पूर्व है की बस्ती। तो बात करते हैं टोपरा कला का ऐतिहासिक महत्व क्या है। देखिए, याद कीजिए कि टोपरा कला किस लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे अशोक स्तंभ मिला था, तो स्तंभ पर सम्राट अशोक के नैतिक आदेश अंकित हैं। तो ये कहाँ पे लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। 14वीं सदी में जो फिरोज शाह तुगलक था उसने इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। अब बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? तो देखिए, इसकी जो क्षेत्र है इसकी पहचान हुई है बौद्ध स्थल के रूप में। खोज में बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं जो कि इस स्थान को बौद्ध गतिविधियों का केंद्र दर्शाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, जो हवेन सांग है, सर अलेक्जेंडर कनिंगम है, इन्होंने भी इस एरिया को बौद्ध के अंदर बताया है। बात करते हैं सर्वेक्षण और उत्खनन की स्थिति क्या है। तो देखिए, अब तक पूर्ण खुदाई नहीं हुई है वहाँ पे। कारण क्या है कि वहाँ पे घनी आबादी रहती है, और अगर वहाँ से लोगों को हटाया जाता है तो काफ़ी ये जटिल और संवेदनशील कार्य है। तो इस कारण से क्या है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे टीले, निचली जगह है, वहाँ पे जो पृष्ठीय खोज है वो की जा रही है। इसके बाद आता है भागीरथी घाटी में जलवायु आपदाई है उत्तरकाशी में। तो उसी संदर्भ में कि पूर्व में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनके संकेत दिए गए थे, चेतावनी दी गई थी, लेकिन सरकार ने उपेक्षा की और जिसके परिणाम नेगेटिव थे काफ़ी। तो इनको आप याद कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है हिमालयी संवेदनशीलता को लेके, तो इनका आप मैप बना सकते हैं सभी का, और मैप में दर्शा सकते हैं एरिया को। तो देखिए, 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी जिसका कारण था बाढ़ और ग्लेशियर फटना। सेकेंड फिर 2021 में आया था तपोवन जो विष्णुगढ़ है वहाँ पे तबाही आई थी हिमस्खलन के कारण। 2023 में जोशीमठ में ज़मीन धंसना जो भूमि दरार हुई थी। 2023 में तीस्ता घाटी में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसके कारण ऐसा हुआ था। 2024-25 में हिमालय में जो हिमाचल है वहाँ पे बार बार भूस्खलन और बाढ़ देखने को मिले। तो ये पहले की घटनाएं हैं और इनकी सरकार के द्वारा काफ़ी उपेक्षा की गई। विशेषज्ञों ने बहुत सारी सिफारिशें की लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ। तो उनका कहना था विशेषज्ञों कि ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए। क्या कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे जो प्राग्लेशियल क्षेत्र हैं वहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, लेकिन फिर भी बन रही हैं। वहाँ पे तीव्र ढलान है जहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा, वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी किया जा रहा है। उनका कहना था क्या होना चाहिए, तो हिमालय क्षेत्रों की जो कैरिंग कैपेसिटी स्टडी है वो की जानी चाहिए। फ्लड जोन है वहाँ पे सुरक्षित दूरी पर निर्माण होना चाहिए, और बुनियादी ढांचा निर्माण में स्थिरता और संवेदनशीलता को महत्व दिया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं भारत अमेरिका रूस तेल व्यापार विवाद। देखिए, आपको पता होगा यूएसए के द्वारा टैरिफ लगा दिया गया है, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है पेनल्टी के रूप में। तो इसी के संदर्भ में अब जो चर्चा हो रही है तो उसको देखते हैं। भारत का रूसी तेल पे निर्भरता की बात करते हैं। तो युद्ध से पहले 2022 रूस से मात्र हम 2% तेल आयात करते थे, लेकिन 2025 में बढ़ के लगभग 35 से 40% हुआ। तो इसके कारण काफ़ी बचत होती थी। देखिए, ये आंकड़ा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आज छूट में गिरावट, अब कम फायदा। तो देखिए, पहले जो छूट थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब लगातार उसमें गिरावट आ रही है। तो हमें बस इतना से याद रखना है कि गिरावट आ रही है, ये आंकड़ा याद नहीं रखना है। तो अगर मध्य पूर्व के साथ तुलना देखें तो ये जो अभी छूट का फ़ायदा है वो ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो भारत की संभावित रणनीति क्या हो सकती है कि तेल सोर्स हैं उनका विविधीकरण करें। विविधीकरण के लिए वैकल्पिक सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे मध्य पूर्व के साथ बढ़ाए, ब्राज़ील यूएसए से तेल आयात कर सकता है। जैसे कि अभी देखा गया है कि भारत का है वो तेल आयात बढ़ रहा है, कहाँ से? यूएसए से। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो यदि रूसी तेल से हम खरीदना कम करते हैं, उसमें कटौती करते हैं, तो आयात बिल बढ़ेगा। इससे जो तेल विपणन कंपनियां उन पर बोझ बढ़ेगा और हो सकता है कि सरकार को सब्सिडी भी देनी पड़े। बात करते हैं घरेलू प्रभाव की। तो देखिए, मुद्रास्फीति पर प्रभाव की बात करें तो बहुत कम होगा, क्योंकि जो पंप पे कीमतें होंगी वो स्थिर रह सकती हैं क्योंकि सरकार सब्सिडी दे सकती है। विकास दर पे तो बहुत ही नगण्य प्रभाव पड़ेगा। और राजकोषीय घाटे की बात करें तो कोई प्रमुख जोखिम नहीं है, जो कि जीडीपी का कितना लक्ष्य है? 4.4%। बात करते हैं भू राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं। तो देखिए, भारत है वो अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार है उसको बढ़ा सकता है,
लेकिन रूस से भी पूरी तरह तेल आयात बंद करना संभव नहीं है। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है कि देखिए, भारत को तेल सोर्स हैं उनमें संतुलन बिठाना होगा, भू राजनीतिक दबाव और आर्थिक लाभ दोनों को देखना होगा। छूट घटने के कारण अब रूसी तेल उतना फायदा नहीं बचा है। तेल आपूर्ति में विविधीकरण दीर्घकालिक रणनीति के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अमेरिका के साथ जो व्यापार संबंध सुधारने के लिए ऊर्जा आयात है उसका महत्वपूर्ण टूल बना सकते हैं। बात करते हैं भारत रूस औद्योगिक सहयोग और अमेरिकी टैरिफ दबाव। तो देखिए, भारत और रूस के बीच में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। तो अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीदने के कारण जो आयातित भारतीय वस्तुएं थी उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया 25%। ऐसे में भारत और रूस मिलकर रणनीतिक औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो देखिए, दोनों ही इन पे खनन में सहयोग करने को तैयार हैं। देखिए, चीन है वो 7 जो रेयर अर्थ खनिज हैं उनके निर्यात पे प्रतिबंध लगाया है उसने, जिसके कारण भारत का जो ऑटोमोबाइल उत्पादन है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो चीन है वो वैश्विक रेयर अर्थ बाजार है उसमें 85 से 95% तक आपूर्ति करता है। तो रेयर अर्थ खनिज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, बैटरियों, ऑटो सेक्टर सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण है और चीन का इन पे एकाधिकार है। तो इसके कारण क्या है कि भारत को रूस के साथ साझेदारी करनी होगी। तो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग की बात करें तो भारत और रूस ने भूमिगत कोयला गैसीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी ढांचे के निर्माण, हवाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग, ये काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे वो सहयोग करने की बात कर रहे हैं। भारत और उन्नत तकनीक वाले क्षेत्रों में रूस के साथ संयुक्त रिसर्च करना, उत्पादन करना चाहता है, जिससे क्या हो कि जो तकनीक है उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। तो बात करते हैं चीन और अमेरिका की जो दोहरी नीति है उसका विश्लेषण। एक GTRI रिपोर्ट आई है। तो देखिए, उसमें कहना क्या है कि 2024 में चीन है उसने रूस से बहुत मात्रा में तेल खरीदा, लेकिन भारत ने उससे कम खरीदा है। अमेरिका वो चीन को निशाना नहीं बना रहा है। कारण क्या है? क्योंकि चीन के पास गैलियम, जर्मेनियम, रेयर अर्थ और ग्रेफाइट जैसे रणनीतिक खनिजों पे उसका वर्चस्व है। किसका? चीन का। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन है, उसने भी रूस से काफ़ी सामान खरीदा है, उसमें से तेल काफ़ी मात्रा में खरीदा है। खुद अमेरिका भी है, वो रणनीतिक सामान रूस से खरीदता है। तो फिर ऐसा क्यों कि वो भारत पे ये प्रतिबंध लगा रहा है? तो देखिए, क्या है कि अमेरिका वो चीन और अपने सहयोगी हैं उनको नहीं छेड़ता है। कारण क्योंकि उनके पास तकनीक और रणनीतिक निर्भरता है, इस कारण से वह भारत पे ही दबाव बना रहा है। तो बात करते हैं टैरिफ जो लगाया गया है उस पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो भारतीय जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और ये भी संभव है कि जो अमेरिका को निर्यात किया जाता है उसमें 40 से 50% तक की गिरावट आ जाए। एक ये महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, ट्रेड डेफिसिट क्या है? देखिए, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक चालू खाता और एक आपका होता है पूंजी खाता। तो जो चालू खाता है वो उसमें भी 2 मदें होती हैं, एक दृश्य, एक अदृश्य। तो देखिए, जब ट्रेड डेफिसिट की बात आती है तो यहाँ पे दृश्य वाला होता है। दृश्य में मतलब वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार। तो मतलब ये एक बहुत ही संकीर्ण अवधारणा होती है ट्रेड डेफिसिट। अगर ओवरऑल देखना होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो समग्र स्थिति को दर्शाता है। तो ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो देखिए, जो यही होता है ना, यही पॉजिटिव, नेगेटिव या संतुलित होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऑलरेडी संतुलित में ही रहता है। तो बात करते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत का लगातार बढ़ रहा है। देखिए, हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, देखिए लगातार हम बढ़ रहा है ये। तो देखिए, एक वर्ड आता है लगातार। तो लगातार वर्ड अगर इकोनॉमी में आता है तो वो गलत होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कभी बढ़ रहा है, कभी कम, कभी बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा, है ना। तो ये चेंज होता है। तो ये अभी वर्तमान में ये लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमारा जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ा है, लेकिन अभी ये संतुलित हो गया है 2023-24 से 24-25 के बीच। तो इसके कारण क्या है कि जो हमारा डेफिशिएट है वो लगातार बढ़ रहा है। ये इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। हाँ, देखिए, बस एक वर्ड है कि जो मैं लगातार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ,
अगर वो एग्ज़ाम में आता है तो वो फिर गलत हो जाएगा। लगातार परिवर्तनशील, लगातार परिवर्तनशील है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है हाल ही के वर्षों में। तो आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।